फाइनेंशियल एंजाइटी एक टर्म है। आपके लिए फाइनेंशियल एंजाइटी अलग होगी, मेरे लिए अलग होगी, मुकेश अंबानी की अलग होगी। एक रोड पर जो आदमी खाना खाने के लिए बैठा हुआ है उसके लिए एक फाइनेंशियल एंजाइटी अलग होगी। रिच वर्सेस पुअर का माइंडसेट एक्चुअली है क्या? पुअर माइंडसेट होता है वो आदमी 100 रुपए कमा के पूरा 100 रुपए खर्च कर देता है। वेयरएज रिच माइंडसेट क्या होता है, वो डे 1 से अपना एक एसेट क्रिएट करने का, अपनी एक कॉर्पस क्रिएट करने पे काम करता है। मैंने जैसे अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर कहने पे पैसा लगाया, या तो कंपनी बंद हो गई या वो भाग गए, तो मैं अपने पैसे को रिकवर कैसे कर सकता हूँ? अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट किया है किसी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा आप देते ही नहीं है, आप पैसा देते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, और उसका जो कस्टोडियन होता है, जो पैसे को मैनेज करता है, वो डिफरेंट होता है, और रजिस्ट्रार जो होते हैं वो यूनिट्स अलॉट करते हैं और आपके पास यूनिट्स आती हैं। तो अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर किसी वजह से एग्जिस्टेंस में नहीं है या उनको कुछ हो जाता है तो आपका पैसा 100% सेफ है। हम लोगों ने बहुत जगह जाके लोगों को एजुकेट करके छोटी छोटी सेविंग्स की आदत डलवा के लखपति तो डेफिनेटली बहुत सारे बनाए, आई डोंट हैव काउंट, और कुछ करोड़पति भी बनाए। क्या आपको पता है कि आप 100 रुपए से भी SIP स्टार्ट कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट के इतने सारे तरीके हैं कि आपको अगर नहीं पता है तो आपका पैसा पूरा वेस्ट हो रहा है। आज पूरे पॉडकास्ट में मैं इतना एजुकेट हुआ हूँ इस चीज़ को लेके कि मेरा बेटा 2 साल का होने वाला है। अगर मैंने उसकी इन्वेस्टमेंट पहले शुरू कर दी होती तो आज मैं 2 साल लेट ना होता। आज के हमारे गेस्ट है मिस्टर मोहित गुप्ता। ये एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, आपकी वेल्थ को मैनेज करने के तरीके पूरे बताते हैं। इनके पास 22+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। अब पूरा पॉडकास्ट आप देखिए, आपको पता चलेगा कि पैसे को इन्वेस्ट करने के कितने सेफ तरीके हैं। लैंड, गोल्ड और म्यूचुअल फंड्स, इनमें से आप किस में सबसे बेस्ट तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्या आपके लिए सही है आपके एज ग्रुप के हिसाब से? और अगर आप बूढ़े हो गए हैं 60 साल के बाद चीजें आप कर रहे हैं आपके रिटायरमेंट के बाद, तब आपके पैसे का क्या होना चाहिए? प्लीज जॉइन मी इन दिस कॉन्वर्सेशन विद मिस्टर मोहित गुप्ता। मुझे थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि नेक्स्ट 50 मिनट्स कोई आपको क्यों सुने? थैंक यू सो मच अमृताज जी फॉर इनवाइटिंग मी हियर। तो अगले 50 मिनट हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो एक आसान भाषा में कैसे वेल्थ क्रिएशन की जर्नी कोई इंसान तय करता है, क्या क्या उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस समय इंडियन मार्केट्स में, एक इंडियन इन्वेस्टर के लिए किस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और ताकि वो आसानी से अपनी एक वेल्थ जर्नी को पूरा कर सके, अपने इंपॉर्टेंट गोल्स को अचीव कर सके। अगर ये जानना चाहते हैं तो ये डिस्कशन मुझे लगता है फ्रूटफुल होगा। बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है कि आज के टाइम में जिस हिसाब से हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा तो बहुत आ रहा है, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल कैसे करना है ये लोगों को नहीं पता है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। आजकल हम लोग ना वी आर लिविंग इन द मोमेंट। अभी जब से ये ब्लिंकिट और ये 10 मिनट की डिलीवरी स्टार्ट हो गई है, तब से तो हमें सब कुछ तुरंत चाहिए। हमें इमीडिएट वेल्थ क्रिएशन चाहिए, हमें इमीडिएट पैसे को ग्रेटिफिकेशन चाहिए, हमें खर्च करना है तुरंत, हमें उसका सुकून मिल जाना चाहिए या अचीवमेंट की जो फीलिंग है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चेंज पूरी साइकोलॉजी में हो रहा है, मैं जब देख रहा हूँ कि डेफिनेटली आपने जैसा कहा पैसा बहुत आ रहा है, बट वेल्थ क्रिएशन एंड प्रिजर्वेशन बोथ आर गेटिंग अ बैक सीट। तो 2004 में, जहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि आप यूके में थे जी, आपने वहाँ से प्लान किया, आप अच्छी खासी जॉब कर रहे थे, इतना हेविली पेड थे, उसके बाद उसको छोड़ के इंडिया में आके दूसरे लोगों के पैसे को मैनेज करना, ये कैसी जर्नी रही है और आपने ऐसा सोचा क्यों? तो 2004 में जब मैं जॉब में था तो शुरू से हमारे मतलब एक दिमाग में था कि मुझे अपना बिजनेस सेटअप करना है, कुछ स्टैब्लिश करना है, कुछ लेगेसी क्रिएट करनी है। फाइनेंशियल प्लानिंग और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री was not initially my forte or it was planned like that, but हाँ ये था कि मुझे कुछ ना कुछ अपना एस्टैब्लिश करना है, कुछ स्टार्ट करना है। सो दैट वाज द आइडिया। जॉब मेरी बहुत अच्छी थी, आई वाज वर्किंग फॉर अ बैंक इन द इंग्लैंड, और मैं करीब एक डिसेंट टाइम के लिए उनके साथ एज अ बिजनेस एनालिस्ट था। मैं बार्कले कार्ड के लिए काम करता था। तो व्हेन वी डिसाइडेड, मी एंड माय वाइफ डिसाइडेड कि वापस चलेंगे और बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो इंडिया की जो ग्रोथ वर्सेस यूके की ग्रोथ में कोई कंपैरिजन नहीं था। इंडिया वाज ग्रोइंग एट अ मच फास्टर पेस, फाइनेंशियल लिटरेसी वाज कैचिंग अप, क्योंकि हम उसी सेगमेंट में थे, और इंडिया में अनऑर्गेनाइज था। वो ज़माना था जहाँ पे एजेंट का हाँ थैला छाप एजेंट कहा जाता था कि भाई झोला छाप एजेंट है, क्या करेंगे, मोहर लगानी है। तो आपके पेरेंट्स कैसे मान गए इस चीज़ के लिए? My parents have been very encouraging and supportive, and I would say ये जो सेविंग्स की ट्रेंड और टेंडेंसी है हमारी फैमिली में, मतलब मेरे पेरेंट्स से, मेरे एल्डर ब्रदर से पूरी फ्लो करती है। एंड
सेविंग्स का एक हैबिट है पूरे फैमिली में। अच्छा। और हम देखते थे कि इंडिया में ना ये द प्रोडक्ट्स विच वर वेरी पॉपुलर, पोस्ट ऑफिस होता था, कुछ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो कॉमनली या लोग सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए ही से निवेश करते थे कि भाई टैक्स सेविंग होनी है, सर 1.5 लाख की छूट मिलेगी या 1.5 लाख रुपए डालने हैं इसलिए सेव कर दो। कोई स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग टाइप की चीज़ नहीं थी। ओके। तो ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप आइडेंटिफाई किया, दिखा, so we decided to be नहीं, here. ये तो है ही बहुत बड़ा गैप। और And the journey has been rewarding. God has been kind, so journey has been rewarding. So thank you. आई थिंक आपकी कंसिस्टेंसी और आपकी ईमानदारी की वजह से भी कई सारी चीज़ें होती है। मैं जितना जानता हूँ आपके बारे में, आप एटलीस्ट हंड्रेड्स ऑफ बहुत ही अल्ट्रा रिच लोगों के पैसे मैनेज करते हो, ठीक है। तो मैं उसी से पूछना चाहूँगा कि रिच वर्सेस पुअर का माइंडसेट एक्चुअली है क्या? तो माइंडसेट को अगर क्लासिफाई करें ना तो पुअर, मिडिल क्लास और रिच, तीन में बाइफरकेट किया हुआ है मैंने अपने जहन में या हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। ओके। माइंडसेट 3 प्रकार के होते हैं। जो पुअर माइंडसेट होता है वो आदमी 100 रुपये कमा के पूरा 100 रुपये खर्च कर देता है। वो आज 100 रुपये कमाता है और वो 100 रुपये स्पेंड कर देता है। Okay. वो आज में जीता है, उसको तुरंत सब कुछ अचीव करना है। लेबर्स हो गए या ऐसे? हाँ, ये जो कल के बारे में नहीं सोचता, जो उतना विजनरी नहीं है। देन कम्स द मिडिल क्लास माइंडसेट। मिडिल क्लास माइंडसेट ये सबसे रिस्की माइंडसेट होता है मेरे हिसाब से। ये क्या करता है, ये आज कमाता है 100 रुपये और नौकरी लगी आपकी, इमिजिएटली पीयर प्रेशर, फैमिली प्रेशर आया कि घर ले लो, तो EMI बांध ली, या मे बी पीयर प्रेशर में एक डिजिटल गैजेट अपने आप को अपग्रेड करने के लिए महंगा फ़ोन, फोमो से बचने का या फोमो का शिकार होने की वजह से तो EMI बांध लेते हैं। पता लगा 25-30 हज़ार रुपये की तनख्वाह की आपकी जॉब लगी और आपने उसमें से 15-18 हज़ार रुपये का इन सब चीज़ों को खरीदने में अपना एक खर्चा बांध लिया। तो वहाँ पे आपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचा ही नहीं। वेयरएज रिच माइंडसेट क्या होता है, वो डे 1 से अपना एक एसेट क्रिएट करने का, अपनी एक कॉर्पस क्रिएट करने पे काम करता है। वो 100 रुपये अगर कमाता है उसमें से एक एक्स अमाउंट डे 1 से अलग कर देता है कि दिस अमाउंट इज मेंट टू बी सेव्ड एंड इन्वेस्टेड वाइजली, ताकि कॉर्पस क्रिएट हो पाए। अच्छा। तो क्लियर का डिमार्केशन है रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में। रिच माइंडसेट वाला आदमी या इंसान हमेशा जो है अपने पूरे जो कमाया गया धन है उसमें से सेट असाइड कर देता है किटी को। और एक बताना चाहूँगा बात, आदमी ना कभी तनख्वाह से या बिजनेस की इनकम से रिच नहीं होता है। वो हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट से, अपने कॉर्पस से, अपनी किटी से, जो उसके पास बैकिंग है, उससे रिच कहलाता है। ओके। तो दैट इज रिच माइंडसेट। तो ये जो एक रूल है इन्वेस्टमेंट का, जैसे 50-30-20, 50% पैसा आपको अपनी जो नीड है उसके लिए यूटिलाइज करना है, 30% पैसा आपको उसके लिए यूटिलाइज करना है जो आपकी वांट्स हैं, कुछ खरीदना है, कुछ करना है, और 20% आपको बचा के रखना है या तो इमरजेंसी फंड्स के लिए या फिर उसको इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये कितना सही है? बिल्कुल सही है। तो आपका 50-30-20 या 50-25-25 जो भी रेशियो आप बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। बट द गोल्डन रूल गोज दैट आपको अपने जो 100 रुपीज़ आपने कमाए हैं उसमें से एक एक्स अमाउंट विच शुड बी एटलीस्ट 20-30% सेट असाइड कर देना चाहिए टुवर्ड्स योर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो आपको टेक्निकली आपकी जो, जैसे मान लीजिए आप 100 रुपीज़ कमा रहे हैं, तो आप अगर 80 या 70 रुपीज़ को 100 मानिए, ओके, और उसमें ये 50-30-20 का रूल लगाइए या 50-25-25 का रूल लगाइए, सो आपका सेविंग्स ऑलवेज आर सेट असाइड। तो गोल्डन फॉर्मूला है, इन्वेस्टमेंट माइनस सेविंग शुड बी द डिस्पोजेबल सरप्लस फॉर स्पेंडिंग, कि जिसे हम अपने पास ये बॉन्ड्स के लिए या अपनी इमरजेंसी फंड के लिए रखें। ओके। अच्छा, मैं अपने से पूछ लेता हूँ एक सिनेरियो कि मैं अभी 25 ईयर्स का हूँ, मेरी जस्ट अभी जॉब लगी है जो कि मुझे 50,000 पर मंथ दे रही है। ओके। तो मुझे उस 50,000 में से कितने अमाउंट को सेव करके इन्वेस्ट करना चाहिए कि मैं अपने रिटायरमेंट टाइम तक एटलीस्ट 10 करोड़ 5 करोड़ तक बना सकूँ? तो रिटायरमेंट की एज क्या डिसाइड करनी है, पहले तो वो देखना है। रिटायरमेंट आज की डेट में ये तो होता नहीं कि आप जब बुजुर्ग हो जाएं लाठी लेके चलें वही रिटायरमेंट होती है। तो रिटायरमेंट को बेसिकली पैसिव इनकम कहा जाता है, कि जब आप अपनी जॉब पैसे के लिए ना करें, आपको जो मन है वो आप करें, आपके पास एक ऐसा कॉर्पस क्रिएटेड हो जिससे आपकी जो जिस पैसे के लिए आप जॉब कर रहे हैं वो आय आपके पास आती रहे, रेगुलर इनकम आती रहे। तो वो किटी क्रिएट करने के लिए आपको ये देखना है कि भाई अगर आप 25 के और आपने कहा मुझे 50 साल पे ये किटी होनी चाहिए, तो आपके पास 25 साल हैं। बिल्कुल। और जैसा मैंने अभी रूल बताया आपको कि आप
आपने जो भी इनकम आपकी 50,000 आपने बताया, तो उसमें से 20 या 30% में, लेट्स टेक इट 30%, तो आपने कहा 15,000 रुपये महीना हम सेट असाइड कर देते हैं। तो 15,000 रुपये आप सेट असाइड करते हैं और आपकी इनकम अज्यूम करूँगा बढ़ेगी भी, और आने वाले टाइम पे इन्फ्लेशन भी आएगा। तो मोटा मोटा आप 25 साल में कुछ 40-45 लाख रुपए सेव करेंगे, और एक नॉर्मल 12% जो भी रिटर्न हमारा मार्केट्स का आया है 12-12.5% के आसपास, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कोई गारंटीड रिटर्न नहीं होते। इंडियन मार्केट्स में गारंटीड रिटर्न आर ओनली अवेलेबल इन सर्टेन सेलेक्ट डेट प्रोडक्ट्स, फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह में। अदरवाइज जो हिस्टोरिकल रिटर्न है म्यूचुअल फंड्स का, जहाँ पे गारंटीड रिटर्न नहीं होते, उसको अगर हम आकलन लगाएं तो आप मे बी 1.25-2, मे बी 3 करोड़ 4 करोड़, अभी तो कंपाउंडिंग का कैलकुलेटर देखना होगा उसके हिसाब से, बट 25 साल में आपकी ठीक ठाक वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। 10 करोड़ तो नहीं होगी, लेकिन मैं अज्यूम करता हूँ 5 करोड़ भी मान लो, मैं 3 करोड़ भी अगर लेकर चलता हूँ, तो फिर भी मोटा मोटा इसको समराइज करें तो 15,000 से भी 3 करोड़ तक की इनकम को आराम किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल, ये अनअचीवेबल नहीं है, बिल्कुल किया जाता है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अमृतांश जी है कि कंसिस्टेंसी, इट शुड नॉट बी ब्रोकन इन एनी मंथ, एंड यू शुड नॉट टच दैट अमाउंट इन एनी मंथ। मतलब आपको निकालना नहीं है, भूल जाए आदमी, 100% भूलना ही पड़ेगा। फिर उसके लिए एक अलग अकाउंट बनाओ, अपना क्रेडिट कार्ड काट दो, अपने डेबिट कार्ड काट दो, और अपना चेकबुक भी फेंक दो। बिल्कुल देखना पड़ेगा। फिर वहाँ पे आपके पास एक अच्छा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या एक अच्छा एडवाइजर होना चाहिए, जो आपको सही इंस्ट्रूमेंट में टाइम एंड अगेन बताता रहे कि हम सही गाड़ी में बैठे नहीं बैठे। आजकल DIY भी बहुत सारे लोग हैं, डू इट योरसेल्फ करते हैं। तो आप अगर बहुत सारे इंडेक्स फंड्स हैं जहाँ पे 10-12% का रिटर्न हिस्टोरिकली देखा गया है, उस तरह में जाते हैं तो ठीक ठाक अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट होता है। 25 ईयर्स अ डिसेंट टाइम सो टू क्रिएट अ गुड कॉर्पस। ये SIP और FD, इसमें क्या डिफरेंस है? SIP एक तरीका है, FD एक प्रोडक्ट है। तो लोग SIP और म्यूचुअल फंड में भी कंफ्यूज होते हैं कि हम SIP करें या म्यूचुअल फंड करें, SIP और FD। तो SIP कोई नया चीज़ नहीं है, हम लोग एज ओल्ड कॉन्सेप्ट है। रिकरिंग डिपॉजिट जानते थे ना, धीमे धीमे किस्त में सेव करते थे, धीमे धीमे सेव करते थे। तो SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एक नाम दे दिया गया म्यूचुअल फंड के थ्रू, जहाँ पे आप धीमे धीमे बूंद बूंद करके सेव कर सकते हैं। FD एक प्रोडक्ट है, आप सीधे जाते हैं बैंक को उधार देते हैं, बैंक आपको एक रसीद देता है फिक्स डिपॉजिट के तौर पे कि भाई मैंने ये पैसे आपने मुझे दिए हैं और मैं इतने % के साथ आपको वापस करूंगा, या जिस भी संस्था को आपने दिए वो आपको एक रसीद देता है, दैट इज FD। तो SIP बेसिकली शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद अ प्रोडक्ट। आप SIP किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कर सकते हैं। आप गोल्ड में कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में, आप स्टॉक्स में, बैंक में और पोस्ट ऑफिस में हम लोग रेकरिंग करते ही थे, वो भी SIP ही होती थी। अच्छा, मेरे पास अगर हर महीने 10,000 रुपये अलग से मैं बचा रहा हूँ, तो मेरे पास क्या क्या प्लान्स हैं? आप बीइंग अ फाइनेंशियल एडवाइज़र मुझे क्या प्लान बताओगे कि मैं उस 10,000 को कम से कम टाइम में कैसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? तो ये जो कम से कम टाइम आपने साथ में ऐड कर दिया ना, ये थोड़ा सा ट्रबलसम है। कम से कम टाइम में 90% लोग ऐसे ही आते होंगे। 99%। अच्छा, 99%, रादर आई वुड से 99.5%। क्योंकि अब जो आपने सबसे पहले बताया कि ब्लिंकिट और इन सब की वजह से इतना इंस्टेंट हुआ है, उस तरीके से हर किसी को अपना पैसा डबल करना है। तो ये एक्चुअली जो पूरा चेंज हुआ ना, ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडिया में एकदम से इंक्रीज हुआ पोस्ट कोविड, जहाँ पे लोगों ने एक तरफा बाजार देखी और सिर्फ ग्रोथ ही ग्रोथ देखा। तो आज अगर कोई इन्वेस्टर बात करता है और डिस्कशन स्टार्ट करता है, तो अगर वो रिटर्न एक्सपेक्टेशन अपनी बताता है ना, तो वो स्टार्ट ही 20% प्लस से करता है, विच इज़ एक्चुअली रियली अनअचीवेबल इन ओवर अ लॉन्ग टर्म। बट अगर आप किसी से कहिए 12%, 12.5%, 14%, तो उनको लगता है यार क्या बात कर रहा है। बट सर मैं बताऊँ आपको कि 12% भी बहुत अच्छा है, बिकॉज हमारा इन्फ्लेशन कितना है? बिल्कुल 5, 6, 7। अगर मान लीजिए 7% भी ले लीजिए आप इन्फ्लेशन, ऑल्दो 7 से थोड़ा कम है, बट 7 भी ले लीजिए, तो 5% उसके ऊपर, ओवर एंड अबव दैट से अगर कंपाउंडिंग हो रही है आपके पैसे की, तो आपका पैसा बहुत तेज़ी से ग्रो होता है। और कंपाउंडिंग एक ऐसा, मतलब इट्स 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कंपाउंडिंग से मनी मैनी फोल्ड बढ़ जाता है। ओके, सो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और इमीडिएट तो कुछ नहीं होता, बट हाँ, जैसे आपने अपनी रिटायरमेंट का एग्जांपल लिया, 25 साल आप देंगे, यही अगर आप घटा के 10 साल कर देंगे, तो आप 10 साल में अगर 2x हो रहे होंगे, तो आप देखेंगे 20 साल में आप 4x नहीं हो रहे होंगे, 20 साल में आप 8x हो रहे होंगे।
दैट इज कंपाउंडिंग पीपल। ये मैथ्स लोगों को समझ नहीं आती। लोग जो है इस मैथ्स में आई वुड मतलब से सॉरी अपोलोजाइज करूंगा कि लोग समझ ही नहीं पाते, एंड आई रियली फील सॉरी फॉर देम कि क्यों जैसी उस कगार पे होते हैं, जैसी अचीव करने वाले तो उससे पहले निकाल लेते हैं। बिकॉज क्या होता है, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के दिमाग में, और जैसा मैंने आपको बताया कि आपने भी बोला ना जल्दी पैसे कमाना, जल्दी का कोई तरीका नहीं है। ओके, इट्स अ एंटायर थिंग इज डिसिप्लिन, पेशेंस एंड परसिवियरेंस। तो वही आपको एक हैंड होल्डिंग चाहिए होती है जहाँ पे आप ये अपनी जर्नी को अचीव कर पाएँ। अच्छा, मेरे पास अभी 1 करोड़ रुपए है, मेरा पोर्टफोलियो कैसा दिखना चाहिए कि मैं उस 1 करोड़ को कैसे यूटिलाइज करूं? जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि उस 1 करोड़ में से 30% उन्होंने अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में लगाया, और उसमें से 20 लाख रुपए उन्होंने किसी नए स्टार्टअप में लगाए जो मल्टीपल स्टार्टअप्स है, उसमें से 10 लाख उन्होंने कहीं बाहर यूएस में लगा दिया कहीं। तो आप कैसे बताइए कि आज इंडिया में अगर मैं आपको बता रहा हूँ मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे? तो अगर आपके पास आज 1 करोड़ रुपए और आपकी एज 25 साल है, तो आपके पास सबसे पहले तो आपसे पूछेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ दिस फंड कितने साल में आएगी। तो मान लेते हैं आपको अगले 10-15 साल इस पैसे की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एसेट एलोकेशन इज़ द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। आपको अपने एसेट को एलोकेट करना है अवेलेबल जो भी आपके पास स्रोत हैं, जो भी आपके पास एवेन्यूज़ हैं। तो आपने एवेन्यूज़ जैसे खुद बताया कि स्टार्टअप में लगा दिया, या यूएस में डाल दिया, या इंटरनेशनल स्टॉक्स में डाल दिया, या इंडियन स्टॉक्स में डाल दिया। तो स्टॉक जो हम हिस्सेदारी वाली जो एलिमेंट है जहाँ पे हम इन्वेस्ट करते हैं, उसमें कैटेगराइजेशन होता है लार्ज, मिड, स्मॉल। तो एक डिसेंट चंक आपका टुवर्ड्स द स्मॉल एंड मिड साइड जाना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे जो ग्रोथ का 10 साल से ऊपर में देखा गया है कि बहुत अच्छा आपको एवरेज रिटर्न मिल जाता है। देन कुछ एलोकेशन आपका प्रेशस मेटल साइड पे भी होना चाहिए, जहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर आता है। इंटरनेशनल स्टॉक्स में भी आपको एलोकेशन होना चाहिए, बट इंटरनेशनल में आपके पास डाइवर्सिफिकेशन के ऑप्शंस बहुत सारे हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड दैट पूरे वर्ल्ड की अगर हम जीडीपी देख लें, पूरे वर्ल्ड का कॉन्ट्रीब्यूट मतलब पूरे वर्ल्ड का मार्केट देख लें, तो इंडिया का जो शेयर है दैट इज जस्ट 3%। 97% ऑफ द शेयर कम्स फ्रॉम द ग्लोबल कंपनीज। तो ग्लोबल स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, बट ग्लोबल स्टॉक्स को समझना और उसके ऑप्शंस होना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में गिफ्ट सिटी के थ्रू हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ओपन कर दिया है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी है, जिसके माध्यम से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास न्यूनतम कुछ $5,000 से यू कैन स्टार्ट दैट। सो ऑलमोस्ट इट कम्स टू अराउंड 5 लाख के अंदर ही आता है। तो ये है, तो आपका एलोकेशन एक एसेट एलोकेशन बनता है डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, एंड उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट्स में, बास्केट्स में हम इन्वेस्ट बता देते हैं कि भाई इन जगह आप डाल सकते हैं पैसा। देखिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो सबके लिए बहुत ज़रूरी है जी, है ना। जैसे मेरा बेटा अभी 2 साल का होने वाला है, राइट। तो आपके क्या सजेशंस हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि जब वो अपने टीनेज में आए, 18 साल का हो या उसका कॉलेज स्टार्ट हो, तो वो बिल्कुल फाइनेंशियली सिक्योर रहे, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े उसको कुछ करने की। तो इसके लिए तो हमारे आई हैव अ नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स विद मी इंक्लूडिंग माई ओन डॉटर्स फॉर हुम आई हैव सेव्ड। तो आई कैन give you a count on that. More than 140 and 42 students have completed their higher education from outside India. Okay. Their parents have been our investors. हमारे clients हैं, तो obviously चैनल पे नाम नहीं ले सकते कुछ लोगों का, बट मतलब उनको बिना स्टूडेंट लोन के उन्होंने पूरी अपनी पढ़ाई बट म्यूचुअल फंड्स के SIPs के थ्रू ही पूरी करी। उनके पेरेंट्स ने वेल इन टाइम स्टार्ट कर दिया था। जैसे मान लीजिए अगर ज़रूरत थी 2021 में, एंड वी स्टार्टेड आवर जर्नी इनटू लाइक दिस सेविंग्स जर्नी इन 2007-2008, बट इसमें गोल्डन रूल वही है कि वो स्टिक रहे, अपने ब्रेक नहीं होना चाहिए और वो अपने इस पूरे गोल में, पूरी जर्नी में। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आदमी डेविएट कर जाता है। हमारा एज अ फाइनेंशियल कोच कह लीजिए, या एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, बेसिक रोल म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट एडवाइस या सेलेक्ट करने में हेल्प करना तो है ही है, बट हमारा बेसिक रोल है आपकी साइकोलॉजी मैनेज करना, आपको हैंड होल्ड करना जिस समय आप घबरा रहे हो, बिल्कुल आपको समझ नहीं आ रहा आप करना क्या है। कोविड के टाइम पे ऐसा बहुत लोगों ने गलत डिसीजन ले लिया, गलत समय निकल गए, रॉन्ग टाइम पे एंट्री हुई। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस एंड देयर इज अ डेटा व्हिच सेज
कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जिन्होंने जो पिछली 30 साल पुरानी है, स्कीम का रिटर्न है 19%। स्कीम एनुलाइज्ड कंपाउंडेड रिटर्न 19% ईयर ऑन ईयर स्कीम्स हैव ग्रोन। मतलब 1000 की SIP हैज ग्रोन टू 3 करोड़, 2.5-3 करोड़। मतलब ये आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी स्कीम हियर, या मैं किसी को लालयत नहीं कर रहा, लेकिन 1000 की SIP में 2-3 करोड़ रुपए बन गए। लेकिन कितने इन्वेस्टर बना पाए? हार्डली 70, 72, 75 पूरे हिंदुस्तान वर्ष में। मतलब कि स्कीम का रिटर्न है 19% और एवरेज इन्वेस्टर का रिटर्न है 8.5-9%। तो कितनी बड़ी आयरनी है। क्योंकि क्या हुआ, गलत समय लोग चढ़े उस बस पे और गलत समय लोग उतर गए। बिल्कुल। अभी आपको जाना है मनाली और आप बैठ गए, और जब जैसे ही चक्कर आने शुरू हुए आपने कहा भाई मुझे यहाँ उतार दो, मुझे नहीं जाना है, तो आप तो कभी मनाली में जाके पहाड़ियाँ देख ही नहीं पाएंगे ना। बिल्कुल। तो आपको उस जर्नी के लिए पता होना चाहिए ना, आपकी प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो दिस इज हाउ मतलब मैं मेरा ये है, मेन सवाल ये है कि मेरा बेटा जो है उसके लिए मैं ऐसा क्या क्या कर सकता हूँ कि 2 साल में क्या ऐसे प्लान्स हैं जो मैं कर सकता हूँ कि उसका पैसा बन जाए अच्छा खासा। तो 2 साल के आपके बेटे हैं अभी आपके पास, हायर एजुकेशन के लिए मान लेते हैं 16 साल अभी है, तो आपको अच्छी SIPs में इन्वेस्ट करना चाहिए। जो थोड़ी हाई वॉलेटिलिटी वाली SIPs हों, जहाँ पे कुछ स्मॉल कैप फंड्स होते हैं, कुछ मिड कैप फंड्स हैं, जहाँ पे आपको अच्छे मिड कैप फंड्स हैं। टाइम एंड अगेन उसको इवैल्यूएट करना होगा हम लोगों को कि हम लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं नहीं जा रहे। सो आइडियल चॉइस ऑफ वेल्थ क्रिएशन इज दैट। अब डिपेंड करता है, आज हम लोग से रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं। आज अगर वो 18 के होते तो आप सपोज उनको कोई पढ़ाई कराते जिसमें आपका लगभग 1 करोड़ रुपए का एक्सपेंस आता, तो आज से 16 साल बाद उस 1 करोड़ की इन्फ्लेटेड वैल्यू क्या होगी? मान लेते हैं उस समय 1 करोड़ 70 लाख होगी या 1 करोड़ 60 लाख होगी। तो रिवर्स कैलकुलेशन के हिसाब से 12%, 12.5% अज्यूम्ड के हिसाब से एक हमारे कैलकुलेटर में डाल के आप देखेंगे कि हो सकता है 10 से 12,000 या 15,000 के SIP से आपका एक गोल पूरा हो जाए। ओके जी। अच्छा, इसी से जुड़ता हुआ, जो वही बच्चा जब बड़ा हो रहा है तो 20 साल की एज में आ गया वो, 20 साल के बच्चे का माइंडसेट टुवर्ड्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी, 40 साल के आदमी का माइंडसेट जिसकी शादी भी हो चुकी है, उसके पेरेंट्स भी हैं, उनको संभालना है, उनका माइंडसेट, और एक आदमी जो ऑलरेडी 60-65 के ऊपर आ चुका है उसका माइंडसेट, इसको कैसे उसको मैनेज करके चलना चाहिए आगे? तो ये थोड़ा सा जो है बड़ा सा डाइवर्स आपने वो बता दिया। और आजकल फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब फाइनेंशियली किसी इंसान, कोई जैसे 20 साल की उम्र का हो गया, वो अभी स्टूडेंट है, उसको घर देखने की ज़रूरत नहीं है, तो वो किस तरीके से अपने माइंडसेट को लेके चले आगे फाइनेंस को लेके? एक बीच का आदमी है, उसके पास उसकी फैमिली भी है, उसके पेरेंट्स भी हैं, उसको अपनी भी चीज़ें चलानी है, वो कैसे लेके चले आगे? और एक आदमी जो 60 साल 65 साल का हो गया, उसके बच्चे सेटल हो चुके हैं, अब उसको अपना जीवन चलाना, तो वो कैसे चीज़ें लेके हाँ, तो मैं उस पर आ रहा हूँ कि मतलब हम आदमी क्या अपेक्षा रखता है वो तो नहीं बता सकता, बट होना क्या चाहिए वो बता रहे हैं। तो 20 साल के आदमी को पहले तो अपना, अगर वो 20 साल में उसकी जॉब लग गई और रिवॉर्डिंग जॉब है, तो द गोल्डन रूल के हिसाब से 20-30% ऑफ द इनकम शुड बी सेट असाइड टुवर्ड्स सेविंग, और एक फाइनेंशियल कॉर्पस, लिक्विड कॉर्पस क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए जो उसके पास अवेलेबल रहे उसके इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस के लिए, बिकॉज लाइफ में आगे खर्चे बढ़ने हैं। ओके। इनिशियल फॉर्मेटिव ईयर्स में जितना पैसा बचा के सेव करके मल्टीप्लाई कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा, बिकॉज आगे लाइबिलिटीज़ बढ़नी है, बिकॉज शादी होगी, बच्चे होंगे, लाइफ का प्रोग्रेशन उसी हिसाब से होगा। जो एक इंसान 45 साल की उम्र में है जिसके पास डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं, उसको अपने कुछ इमरजेंसी फंड रखने चाहिए। अगेन द गोल्डन रूल के हिसाब से चलना ही चाहिए, वहाँ पे भी 100 में से जितना मैक्सिमम वो बचा पाएँ, उस 20 से 30% हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, वहीं पे आना चाहिए। एंड देन जो आपके पास इमरजेंसी फंड है, जो आपकी लाइबिलिटीज़ हैं टुवर्ड्स द फैमिली, उसको पूरा करने के लिए आपके पास जो पैसा बचेगा उससे आप पूरी कीजिए। तो एसेट एलोकेशन ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और आपको ग्रेजुअली अपने जो रिस्क की डिग्री है, 20 साल वाला की जो रिस्क एपेटाइट होगी वर्सेस 45 साल वाले की जो रिस्क एपेटाइट होगी, वो फ़र्क होगी। बिल्कुल। जैसा मैंने बताया कि आप अपने बेटे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल और मिड कैप साइड पे देखें, इक्विटी ही देखें, और ज़्यादा इधर उधर डेविएट या एसेट एलोकेशन में ना जाएं। वहीं पे 45 साल वाले व्यक्ति के लिए ये हो जाएगा कि वो अपने एसेट्स को इस तरह से बांटे कि उसके पास कुछ इमरजेंसी वाला या कुछ जिसे हम इस तरह के फंड्स कहते हैं, अगर बाई चांस
मार्केट गिर जाए तो आपके पास हेजिंग एक वर्ड होता है, तो हेजिंग टूल्स यूज़ किए जाते हैं जिसमें गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा टाइप के एसेट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो एसेट एलोकेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और 65 साल की उम्र में जो इंसान होगा वो कंजम्पशन मोड में आएगा, बिकॉज आप हर समय सेव ही थोड़ा करते रहेंगे, आप कभी भोगेंगे भी तो सही, और भोगना चाहिए। बिकॉज देखिए, मनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है, पैसे को खर्च होना ही है, कौन खर्च करेगा ये डिपेंड करता है। पैसे की बेसिक नेचर है कि उसको खर्च होना है, अगर खर्च नहीं होगा तो इकोनॉमी में वापस नहीं आएगा, फिर वो वापस घूम के आएगा ही नहीं। तो आपको एक्चुअली पैसे को यूज़ तो करना है, आप अपने हाथ से यूज़ कर लें बहुत अच्छी बात है, वरना आपके आने वाली जनरेशन यूज़ करेगी। नहीं, ऐसे कितने सारे लोग आते होंगे आपके पास कि मेरे पास 10 करोड़ रुपए रखा है, इसको आप लीजिए, इसको ऐसे मैनेज करिए कि ये 100 करोड़ हो जाए, है ना। और आप फिर उनसे यही कहते होगे ना कि सर इसको भोगना कब है आपको, कहते होगे नहीं मैं 70 की एज में मेरे पास आ जाएगा सब कुछ ठीक है। 70 आते आते वो बेड पे आ जाएंगे, बेड रेड हो जाएंगे, तो उस पैसे का यूटिलाइजेशन ही नहीं करेंगे वो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। तो ये मुझे लगता है कि जैसे जैसे फाइनेंशियल एंजाइटी लोगों की बढ़ रही है, उसके साथ पीसफुल माइंड भी होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, पीसफुल माइंड होना ज़रूरी है, पता होना चाहिए कैसे स्पेंड करना है। एंड आपने बहुत सही कहा कि ऐसे लोग आते हैं जो उस समय हेल्थ साथ नहीं दे रही है, जब उन्होंने शुरुआत में हेल्थ साथ दे रही थी उस समय वो कमाने में ही लगे हुए थे। तो बट अब एक ट्रेंड चेंज हुआ है, मैं कोविड के बाद देख रहा हूँ, एक ट्रेंड चेंज हुआ है, अवेयरनेस बढ़ी है, बट एट द सेम टाइम जो ये जेंजी एटीट्यूड है इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन वाला, दैट इज़ एक्चुअली अ स्पॉइलर। तो इमीडिएट कुछ नहीं होता, एंड देयर हैव बीन सर्टेन डेटा जहाँ पे जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में लोगों ने अपने कितने हाथ जलाए हैं। सेबी का डेटा F&O में आया कि लोग तुरंत ट्रेड करने के चक्कर में अपने पैसे लूज़ कर गए। सो लाइक पैसे को यूज़ तो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एक्सपीरियंस से मुझे कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताइए कि आपसे किसी ने अपनी वेल्थ मैनेज कराई हो, कोई बहुत छोटे लेवल पर शुरू किया हो, आज ही हैज़ बिकम अ वेरी मतलब गुड अमाउंट ऑफ मनी उनके पास है, ऐसा कोई है जिनकी जर्नी आप शेयर करें जिससे लोगों को पता चले उसके बारे में? हमारे फर्स्ट क्लाइंट, फर्स्ट क्लाइंट, हमारे फर्स्ट क्लाइंट ईयर 2004 में व्हेन वी स्टार्टेड, तो वी मेट हिम, और अंकल इज एंजॉइंग गुड हेल्थ एंड अ गुड पोर्टफोलियो टिल डेट, ही इज़ विद अस। और उनका हम लोगों से पहली बार जब मिले तो उनका पोस्ट ऑफिस में एक रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट हुआ करता था। अच्छा। और हम लोगों ने उनसे कहा कि हाँ रेकरिंग डिपॉजिट ही था, यस, तो उसमें कुछ पैसे उन्होंने जमा कर रखे थे। तो 2004 में 1 करोड़ बहुत बड़ा सम लगता था। तो बोले यार, मैंने कहा उनसे पूछा कि सर अंकल आपका गोल क्या है, टारगेट क्या है? बोले यार 1 करोड़ रुपए बनाना है। तो उन्होंने हमें एक्स अमाउंट दिया, और यू विल बी सरप्राइज्ड, आई एम नॉट नेमिंग हिम बट टुडे हिज पोर्टफोलियो इज मोर देन 12। सो एंड उसको एंजॉय कर रहे हैं, उसे रीप करते हैं, उसे सिस्टमैटिक विड्रॉल लेते हैं। ऐसा क्या किया उन्होंने, मतलब कंसिस्टेंसी, उनकी पॉजिटिव्स बताइए आप मुझे कि कई सारे लोग आपके पास ऐसे भी आए होंगे जो उनसे ज़्यादा पैसा दिया होगा इन्वेस्ट करने के लिए, आज उनसे भी नीचे होंगे। हाँ, तो साइकोलॉजी, कंसिस्टेंसी, और वो उन्होंने कभी भी ना डेविएट नहीं किया, और कभी उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, ये क्यों कर रहे हो, ये चेंज क्यों कर रहे हो, समझने की कोशिश करी, बट देन ही ट्रस्टेड ब्लाइंडली। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जो हम लोग मिल के डिसीजन लेते थे, जैसे हम फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने प्रेजेंट करते थे, और उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट्स हमें ओपनली बताएं कि ये मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं। उनकी लाइफ के काफ़ी सारे गोल्स अचीव हो चुके थे उस समय तक। तो सबसे इम्पॉर्टेंट था कि वो अपने इस टारगेट, अपने इस गोल पे अडियर्ड रहे। और ऐसा नहीं था उन्होंने उसके बाद पैसे ऐड नहीं किए, जो शुरू में पैसे दिए उसके बाद टाइम एंड अगेन उन्होंने ऐड भी किए, SIPs भी दी, कुछ ऐड करते रहे। ऑब्वियसली जब आदमी देखता है कि मेरे पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं, रिवॉर्ड मिल रहा है मुझे, तो इंडिया का ग्रोथ जर्नी भी रही 2004 से। ऐसा नहीं कि हम ही ने सब कुछ कर दिया। सो वी आर जस्ट यू कैन से, हम एक माध्यम है सिर्फ, आपको हैंड होल्ड, हमने कुछ ऐसा नहीं किया कोई खास बात। इसमें सबसे बड़ा रोल तो अंकल का खुद रहा कि वो स्टिक रहे और उन्होंने अपनी जर्नी को अचीव किया, और आज भी एंजॉय कर रहे हैं। सो एंड इस तरह की बतेरी स्टोरीज़ हैं, मतलब इस तरह का एक नहीं है, इस तरह के काफ़ी सारे क्लाइंट्स की स्टोरीज़ हैं। मुझे कोई एक ऐसे क्लाइंट की स्टोरी बताइए बिना नाम लिए कि सब खराब कर दिया उन्होंने, अपने अच्छे प्रिंसिपल अमाउंट को भी उन्होंने ज़ीरो कर दिया। तो कोविड में हुआ था ऐसा। अच्छा। हाँ, तो
मार्च 2020 में कोविड का ऑनसेट हुआ था, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट जनवरी 20. सो सर गॉट रिटायर्ड फ्रॉम सम ऑर्गेनाइजेशन. उनको रिटायरमेंट का कॉर्पस मिला और उन्होंने कॉर्पस का डिसेंट अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया. और तब तक ये न्यूज़ आ रही थी चाइना में, विदेशों में किस तरह का कुछ कुकअप हो रहा है, लेकिन इंडिया में बहुत प्रेवलेंट नहीं था इंडिया में. बट हाँ, डेटा ऐसा बता रहा था कि समथिंग बिग और समथिंग अनवारंटेड इज़ अबाउट टू हैपन. तो हम लोगों ने कोशिश भी की रोकने की, बट इफ़ यू गो बैक टू जैन और दिसंबर 19 और जैन 20, तो मार्केट्स वर बूमिंग. हाँ, तो उन्होंने उसको मार्केट को देखते हुए पैसे इन्वेस्ट कर दिए, फुल इक्विटी की. देन मार्च कोविड हैपेंड एंड एवरीबडी नोज व्हाट द मार्केट्स वर, सडन क्रैश, और वो एकदम से एंग्जाइटी में आ गए. लॉकडाउन लग गया. लॉकडाउन के दौरान रोज़ उनका फ़ोन आता था कि भाई मुझे पैसा निकाल दो, मेरा पैसा ज़ीरो हो जाएगा. तो उन्होंने कहा भाई पैसा मत निकालिए, इस समय इस लेवल पे नहीं निकालना चाहिए. अगर मान लीजिए सब कुछ बर्बाद, जी बोले सब बर्बाद हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड. तो उनका ये थॉट प्रोसेस था कि दैट एवरीथिंग विल गेट फिनिश्ड और सब बर्बाद हो जाएगा. तो हमने उनसे एक ही बात कही, हमने कहा अगर सब बर्बाद ही हो जाएगा तो फिर आप पैसे करेंगे क्या? तो पैसा सब मतलब ख़त्म ही हो जाएगा सब कुछ, तो छोड़ दीजिए. तो बोले यार क्या बातें कर रहे हो, ऐसे थोड़ा होता है कि बर्बाद हो जाएगा, पैसा है मेरा, हार्ड अर्न मनी है. तो वी हैड नो अदर ऑप्शन बट टू अबाइड बाय हिज ऑर्डर्स. तो हमने कहा अगर मानवता जीत गई ना सर, तो देखिएगा मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी. और वही होने के चांसेस ज़्यादा भी थे, वही हुआ, आज हम देख रहे हैं. तो हम लोगों ने क्या किया, उनके रिडेम्पशंस, बिकॉज वो सीनियर सिटीजन थे, वो ऑनलाइन में बिलीव नहीं करते थे, तो ही यूज्ड टू साइन. तो उनके रिडेम्पशंस के लिए हमें स्लिप चाहिए थी फिजिकल, एंड लॉकडाउन लगा हुआ था. तो वी हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम दी गवर्नमेंट, हायर अथॉरिटीज़. और हमने फिर अपना आदमी भेजा, उनसे सिग्नेचर करा के मंगाए, और हमने रिडेम्पशंस फाइल किए. आज उन दिनों ईमेल पे रिडेम्पशन हो जाते थे, ईमेल कर दीजिए रिडेम्पशन हो जाएगा. एज अ स्पेशल केस था वो चल रहा था. फॉर्चुनेटली उनके सारे रिडेम्पशन हो गए, बट फॉर्चुनेटली एक फोलियो का उनका सिग्नेचर मिसमैच हो गया और वो पैसा रह गया. दैट अमाउंट वाज अराउंड 10 lakhs. 10 लाख रुक गया. उन्होंने कुछ 1 करोड़ के ऊपर लगाया था, और उसकी वैल्यूएशन कुछ 75-78 लाख रुपए टोटल थी. उसमें से एक जो उन्होंने रिडीम कर लिया, पूरा लॉस बुक कर लिया, और एक फोलियो रुक गया. एंड अमृतांश जी, दैट वन फोलियो हैज़ ग्रोन बाय ऑलमोस्ट 7.5 times, ऑलमोस्ट मे बी 7 times, 7.5 times. आज की वैल्यू मुझे नहीं पता, बीच में हाँ 70-70 लाख रुपए के आसपास हो गया. 12.5 था ना उनका, कितना 10 लाख रुपए के आसपास रह गया था. 10 लाख रह गया था. हाँ, तो हाँ 70 लाख. तो उसने सारा मेकओवर कर दिया. एंड देन सर अगेन started his journey of investments with us, with the leftover, to recover that, and today he's happy. He's a happy investor. तो एक्चुअली साइकोलॉजी जो मैं बता रहा था, साइकोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप कैसे अपनी इमोशंस को कंट्रोल करें, आपको किस समय क्या डिसीजन नहीं लेना है, बिल्कुल वो ज़्यादा ज़रूरी है बजाय से ही क्या करना है. बहुत ज़रूरी बात है. फाइनेंशियल एंजाइटी एक टर्म है जी, कि आपके लिए फाइनेंशियल एंजाइटी अलग होगी, मेरे लिए अलग होगी, मुकेश अंबानी की अलग होगी, और एक रोड पर जो आदमी खाना खाने के लिए बैठा हुआ है उसके लिए एक फाइनेंशियल एंजाइटी अलग होगी. बिल्कुल है ना. ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के टाइम में. कई सारे लोग जैसे लॉस बुक करके उन्होंने सब कुछ खो दिया अपना, वो तो भगवान उनके साथ में थे कि उनका 10 लाख रुपए वहाँ बच गया और आज 70 लाख बन गया. वो पूरा वो उनका लॉस जितना था वो सब रिकवर हो गया. बाय एनी चांस उसमें कुछ भी नहीं रहता, उनके सब चला जाता उनका. ऐसे होते हैं बहुत सारे लोग. तो यही चीज़ तो है कि मतलब आदमी एंजाइटी इशू क्रिएट करके सारी चीज़ें लूज कर देता है, और अगर कंसिस्टेंट रहा, माइंड को मेकअप करके रहा, तो उसका पैसा बढ़े ना बढ़े, लेकिन आदमी तो कम से कम ठीक रहेगा और भोग तो पाएगा उसको. हाँ सही कहा आपने, ये बड़ी चीज़ है ये. तो यही तो विपदा है कि इक्विटी मार्केट हैज़ डन सो वेल, इंडिया इज डूइंग सो वेल, स्टिल पीपल आर नॉट एबल टू एनकैश दैट. उसको एनकैश नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज एंग्जाइटी, सही मार्गदर्शन, राइट काइंड ऑफ following the advice or following the right path is not available. तो अच्छा, हर आदमी ना आज की डेट में देखता है कि इमीडिएट जो हम लोग बात कर रहे हैं ग्रेटिफिकेशन, ऊपर से काफ़ी बड़ा रोल कुछ मिस सेलिंग का भी रहा. काफ़ी मिस सेलिंग लोगों ने करी, गलत प्रोडक्ट्स लोगों ने सेल किए,
अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने शॉर्ट टर्म अपनी इनकम के चक्कर में अलग अलग गलत जो इन्वेस्टर फ्रेंडली प्रोडक्ट्स नहीं हैं वो दिए। तो इन्वेस्टर को एक चीज़ समझनी होगी कि यहाँ पे कोई भगवान नहीं है। नोबडी कैन प्रेडिक्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो। ना मैं बता सकता हूँ, ना बड़े से बड़ा कोई एनालिस्ट नहीं बता सकता कल क्या होना है। डेटा ड्रिवन है, इट इज़ ऑल डेटा बैक्ड। आप डेटा देखते हैं, उसके हिसाब से बताते हैं कि ऐसा लगता ही हो जाएगा। उसमें 100 में से 50, 60, 70, 80 बार एक वो स्टैट्स प्रूव कर देती है कि सही होता है। तो उसके उसी पे चलना पड़ता है। अब लग रहा है कि यार इंडिया में यहाँ से आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं उल्टा कि ये बताइए आज हम लोग 2026 में हैं, क्या लगता है 2032 में एसीज की सेल कम होगी या बढ़ेगी? कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जिस हिसाब से एनवायरनमेंट जा रहा है मुझे लगता है कि बढ़नी चाहिए। गाड़ियों की सेल कम होगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी। जो आप कपड़े पहन रहे हैं उसकी कीमतें कम होंगी या बढ़ेंगी? बढ़ेगी। मॉल्स ज़्यादा होंगे कम होंगे? और बढ़ेंगे। तो जब सब कुछ बढ़ेगा तो कंजम्पशन ओवरऑल बढ़ेगा ही। जब बढ़ेगा तो मार्केट में पैसा बढ़ेगा, मार्केट में पैसा बढ़ेगा तो ओवरऑल जीडीपी बढ़ेगी, एवरीथिंग विल राइज। तो स्टॉक मार्केट विल राइज, स्टॉक मार्केट विल राइज तो आपकी वेल्थ भी बढ़ेगी, लेकिन राइट जगह पे इन्वेस्टेड होना चाहिए। तो इस समय इंडिया में हम लोग वी आर फॉर्चुनेट टू बी इन अ प्लेस लाइक इंडिया। तो जैसे हम कहते हैं ना, राइट टाइम राइट प्लेस, वी आर देयर। ओके। तो हम लोग वॉरेन बफेट साहब का नाम इतना जानते हैं। अब मान लीजिए वॉरेन बफेट साहब, जब वो खुद ही कहते हैं, उन्होंने एक अपने ऐसे इंटरव्यू में कहा था कि मैं वॉरेन बफेट इसलिए हूँ कि मैं उस समय अमेरिका में पैदा हुआ जब अमेरिका इमर्ज हो रहा था। अगर उस समय वॉरेन बफेट साहब ईरान में पैदा हो गए होते तो बफेट साहब नहीं होते। हाँ, सही बात है। So right time, right place, right person, right time, right right place mindset and also. right action to be done. बिल्कुल। तो सिर्फ राइट टाइम राइट प्लेस से भी नहीं काम चलेगा, आपको सही स्टेप लेना पड़ेगा। भाई आज की डेट में हम लोग बहुत सारे चैनल्स पे देखते हैं झुनझुनवाला साहब की स्टोरी, और राकेश झुनझुनवाला में कितने उन्होंने गलतियां की तो किसी को पता ही नहीं है। नहीं पता, एक टाइटन ने उनको झुनझुनवाला बना दिया। तो ये आपने जब एक एंजाइटी की बात करी, अंबानी जी के कितने सारे बिजनेसेस ऐसे होंगे जो नहीं चलते होंगे, जिनमें हम आज भी ऐसे होंगे ना जो नहीं परफॉर्म कर रहे होंगे, लेकिन जो परफॉर्म कर रहे हैं वो इतने बड़े हो गए तो वो कवर कर गए, उसको कवर कर गए। तो ये रूल है, आपको ना सारी चीज़ें नहीं, एसेट एलोकेशन जैसे मैंने बताया ऐसे बिजनेस में होता है। तो अच्छा, बहुत क्यूरियोसिटी है इस पर कि व्हाट मेक्स देम डिफरेंट। अंबानी ले लें, टाटा ले लें, या अपने ये जो बिरला है, इनको क्या डिफरेंट बनाता है? लेगेसी जो इनकी आ रही है, इनको वेल्थ मिली हुई है पहले से, एक अलग चीज़ है, लेकिन इनको डिफरेंट क्या बनाता है पैसों के मामले में बाकी लोगों से? डिसीजन मेकिंग एंड फोरसाइट। ओके। इनकी जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, आप इन्हीं का नाम क्यों ले रहे हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी डिसीजन मेकिंग और उनकी फोरसाइट, उनको क्लियर कट पता है कि हमें कहाँ जाना है और हमारा डिसीजन। देखिए जो लोग लिंगर ऑन करते हैं डिसीजन में, वो दे लैंड अप नोवेयर। और या जो लोग बहुत ज़्यादा आउटसाइड नॉइज से गवर्न होते हैं, दे ऑल्सो लैंड नोवेयर। तो आपको एक अपना फ्रेम ऑफ माइंड और अपनी नॉर्मल प्रूडेंस हर आदमी को एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपनी समझदारी में। जैसे मैंने बताया कि कोई भी जना या भगवान नहीं, कोई बता नहीं सकता, तो कोई जना अगर आंख बंद करे किसी पे विश्वास कर रहा है कि ऐसा पैसा बना देगा, तो ये नहीं होता है। बट मुझे लगता है कि इस जगह पे आप लोगों का रोल बहुत ज़्यादा जल्दी आता है, क्योंकि एडवाइज़र्स होने, अच्छे एडवाइज़र्स होने बहुत ज़रूरी है। आज पीएम भी जो काम कर रहे हैं वो अकेले अपने दम पे तो नहीं कर रहे हैं, उनके एडवाइज़र्स ऐसे हैं जिसकी वजह से वो काम वो कर पा रहे हैं। उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी तो पीएम की अच्छी है या मुकेश अंबानी की अच्छी है, लेकिन उसके पीछे उनके एडवाइज़र्स हैं जो उनको सही गाइड करते हैं। बिल्कुल ठीक है आपने। तो एडवाइज़र का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और एडवाइज़र को हमेशा क्लाइंट फर्स्ट अप्रोच रखनी चाहिए कि हमेशा उसे क्लाइंट का हित पहले देखना चाहिए। आपकी यूएसपी क्या है? मतलब इन्फिनिटी फिनसर्व आपकी कंपनी है, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ को, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ आपकी यूएसपी ऐसी क्या है कि आप बाकी लोगों के कंपैरिजन में, आप भी उसी मार्केट में हो जहाँ पे मैंने देखा है कम से कम 50 और भी कंपनीज़ हैं जो लोगों की वेल्थ मैनेज कर रही है, लेकिन लोग आपके पास ही क्यों आए? एक तो सरलता, ईजी टू एक्सप्लेन अप्रोच, और हम लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते चीज़ों को। हम लोग जो सिंप्लिसिटी है जिससे हम मैनेज करते हैं, और जो अप्रोचेबिलिटी टुवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड क्लाइंट एंड वाइस वर्सा, मतलब क्लाइंट कैन रीच आउट टू अस एनी टाइम। ऊपर से हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट
इंटेंट ये रहता है कि हम क्लाइंट के हित में काम करें। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, आई डोंट नो वेदर मैं मीडिया पे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। देखिए हमारी, वी आर अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, हमारी जो इनकम होती है वो कमीशन से होती है। वी गेट कमीशन फ्रॉम वट एवर मनी द इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टिंग। दूसरा एक रूट भी होता है डायरेक्ट का, जो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बट हम लोग एक MFD और रेगुलर प्लान के थ्रू इन्वेस्ट कराते हैं और हमें कमीशन मिलता है। अब तेल तो तिलों में से निकलेगा भाई। आप 100 रुपये जो डालेंगे उसमें से फंड मैनेजर को भी पैसे चाहिए, उसमें से मुझे भी चाहिए, उसमें से आपका भी रिटर्न निकलना है। अब अगर उसमें से मान लीजिए मैंने इतनी बड़ी कैंची मार दी कि आपका तो रेस 100 की जगह 92 से शुरू हो या 95 से शुरू हो, तो आप तो पहले अपना वो 5 रुपये रिकवर करेंगे, 8 रुपये रिकवर करेंगे, तब आपको रिटर्न मिलना स्टार्ट होगा और वहाँ पर आप लैगर्ड हो जाएंगे। वहीं पर अगर मैं ऑनेस्टली आपके हित में काम करूँ और आपकी रिस्क के हिसाब से आपको प्रोडक्ट दूं, तो हमारी कंपनी की एक बहुत बड़ी USP है। जब हमारे पास क्लाइंट आते हैं तो हम पहले रिस्क डिस्कस करते हैं, हम रिटर्न डिस्कस नहीं करते। वी ऑलवेज आस्क और ट्राई टू आस्क सच क्वेश्चंस जिससे हमें रिस्क का अंदेशा लग सके कि उस आदमी की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आप जब गाड़ी खरीदने जाते हैं तो आप सबसे पहले क्या पूछते हैं उससे? एक नॉर्मल क्वेश्चन, मोटरसाइकिल खरीदने आता है आदमी क्या पूछता है? एवरेज कितना देती है, और मतलब गाड़ी में भी यही पूछता है, एवरेज कितना देती है। हाँ। मजबूती तो बहुत कम लोग पूछते हैं ना, एवरेज तो ज़्यादा 90% 95% पीपल, बड़े से बड़ी लोग BMW वॉल्वो खरीदने आते हैं, कहते हैं यार ये एवरेज इतना देती है। अरे यार पहले डिस्कस करो कि उसमें रिस्क से आपको कैसे बचाएगी, उसके अंदर एयर बैग्स कितने हैं, सीट बेल्ट कैसी है। तो सिमिलरली इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज आप उसमें बैठ के चलने जा रहे हो, बिल्कुल, तो पीपल डोंट डिस्कस और ट्राई टू अंडरस्टैंड रिस्क, वो सिर्फ रिटर्न से गवर्न होते हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाए इसको। हाँ। ऐसे बनाते हैं इसको कि मैं आया हूँ आपसे मिलने के लिए और पूरा सिनेरियो क्रिएट करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो मैं आपसे मिल रहा हूँ कि मोहित जी, मेरे पास ना अभी मैंने एक प्लॉट बेचा था और लगभग 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए का बिक गया है, जिसमें से मैं चाहता हूँ कि 1 करोड़ अपने पास रख लूँ और 1 करोड़ मैं सोच रहा हूँ कि आपको दे दूँ, आप उसको मैनेज कर दो। और मुझे ना, मतलब आप कितना रिटर्न दे सकते हो, आप बताओ कैसे करोगे इसको? आप मुझे 1 करोड़ का 2 करोड़ 3 करोड़ आप कब बना के दे दोगे? वो जल्दी चाहिए, टाइम भी नहीं है मेरे पास। आप मुझसे क्या पूछोगे, क्या सवाल होंगे आपके, कैसे इस प्रोसेस को हम बढ़ाएंगे? आप समझो मैं क्लाइंट हूँ। तो मतलब पहले तो जो है ऐसा, आप अगर 1 करोड़ रुपए लेके आए मेरे पास, तो वो पूरा ऑनलाइन है, पूरा नंबर 1 की इनकम है, क्योंकि प्लॉट बेचा है तो पूरा पैसा आया है। तो कैसे इसको मैं आपसे मतलब कैसे इसको कर सकते हैं, तो कैसे लगा सकते हैं पैसे? आप क्या करेंगे मेरे पैसे का? आपको कितने दिन में चाहिए पैसे, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये होगा। और आप अच्छा, आप कितनी जल्दी दे सकते हैं, मतलब इसको मल्टीप्लाई? मैं तो कहीं कोई मल्टीप्लाई नहीं कर सकता सर। वी विल बी एलोकेटिंग दिस इन दी मार्केट। और आज की डेट में हम लोग 2026 में जब ये बात कर रहे हैं, इन द मंथ ऑफ अगस्त, तो मार्केट्स यहाँ पे पिछले 20-21 महीने से परफॉर्म नहीं किए हैं। यहाँ से जिस तरह का समीकरण बन रहा है, अब ऐसा लगता है FII का आउटफ्लो कम हो गया है, तो FIIs का इनफ्लो होना चाहिए। और इंडियन मार्केट्स आर ऑल सेट टू ग्रो इन द नेक्स्ट 3 to 5 years। तो आप, आई एम श्योर, आप जैसे कह रहे हैं 1 करोड़ रुपये अपने पास रख रहे हैं आउट ऑफ द 3 दैट यू, और 2.5 जो आपने बेचा है प्लॉट, और 1 ही करोड़ रुपये मुझे दे रहे हैं, तो ये 100% आपका सरप्लस है, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। आप बताओ तो इसको हम फुली डिप्लॉय करेंगे इक्विटी मार्केट्स में और प्रेशियस मेटल के साथ, जो एसेट एलोकेटर प्रोडक्ट्स होते हैं। तो कुछ एसेट एलोकेशन फंड्स अच्छे लेंगे। एक 30 to 40% मनी विल गो इनटू मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट, जहाँ पे आपका रिस्क थोड़ा हायर साइड पे रहेगा। ठीक है। एटलीस्ट 15% के आसपास हम लोग इंटरनेशनल साइड पे एक्सपोजर लेना चाहिए, जिसमें 5 से 8%, मे बी 10% US, और अदरवाइज जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं वर्ल्ड के, वहाँ पे जाना चाहिए पैसा आपका। सो इस तरह का कॉम्बिनेशन आपको हम ऑफर करेंगे। अप्रॉक्सीमेट रिटर्न टारगेट शुड बी इन द रेंज ऑफ 12 to 12.5%, 12.5% से 12 से 12.5% ईयरली आपको कंपाउंडिंग रखनी चाहिए। आपको मुझे लगता है कम लगेगी, बिकॉज आप इतना पास में लेके आए, बट ये एक अचीवेबल टारगेट है। और 14% की कामना करते हैं। 14% पे आपका पैसा 5 साल में डबल हो जाता है। तो एट 14% ग्रोथ, योर मनी गेट्स डबल्ड एवरी 5 years. That is a ballpark figure. But taking your risk appetite into consideration, we can aspire for 14 or maybe more.
बट नथिंग इज गारंटीड इन म्यूचुअल फंड, कोई गारंटीड रिटर्न नहीं होता। और अगर मुझे बीच में पैसा कुछ विड्रॉ भी करना है, मैं टाइम टू टाइम विड्रॉ भी करना चाहता हूँ उसमें से, तो वो कैसे कर सकते हैं? सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान इज एन ऑप्शन अवेलेबल। अगर आप टाइम टू टाइम विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। फिर ये जो हमने बताया कि स्मॉल एंड मिड कैप या इस तरह के प्रोडक्ट्स में या इंटरनेशनल में फिर हम नहीं जाएंगे। उसमें हम प्योरली एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट में जाएंगे और वहाँ पे भी आप 10 से 12% की अपेक्षा रख सकते हैं। और आपका जो विड्रॉल का फॉर्मूला है वो बिटवीन 500 to 600 रुपीज़ पर लाख पर मंथ। अच्छा। जैसे अगर आपने 1 करोड़ रुपए अगर लगाया तो आप उससे आराम से 50 से 60,000 65,000 रुपये महीना खा सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भी हमने कहाँ से डिवाइस किया? हम लोगों ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को अपना बेस मान लिया कि भाई जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में ब्याज मिलता है, इतना ब्याज तो एटलीस्ट आदमी को चाहिए कि इतना पैसा तो आदमी को चाहिए अपना घर चलाने के लिए। तो आपने अगर 100 रुपये लगाए या आपने लेट्स से 1 लाख रुपए लगाए और 1 लाख में से आप 600 रुपये पर मंथ अपने घर ले जा रहे हैं तो 12 छंग 72, 7.2% आप ईयरली विड्रॉ कर रहे हैं। तो 1 करोड़ पे 72, 1 करोड़ पे 7,20,000 रुपये साल हो गया। तो 60,000 रुपये के हिसाब से अगर आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि मेरा घर इस आय में चलेगा या नहीं चलेगा, तो ये एक बॉलपार्क फिगर होती है। ये फिगर हम लोगों ने इस तरह कैलकुलेट करी कि आपका जो मेन धन है वो इरोड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने अक्षय तृतीया का नाम सुना होगा। तो अक्षय तृतीया का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अक्षय पात्र बनाना, कि अक्षय पात्र ऐसा पात्र होता है जिससे धन आता रहे और वो पात्र में कभी चीज़ खत्म ना हो। तो ये सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान इज अक्षय पात्र ओनली, कि आपने अपना एक ऐसा किटी, एक ऐसा कॉर्पस क्रिएट कर लीजिए कि उससे आपका मनी फ्लो होता रहे और आपका वो कॉर्पस हिट ना करे। वहाँ पे कुछ लोगों के दिमाग में एक कंसेप्शन रहता है कि अगर ऐसा ना हो कि यार मार्केट इतना गिर जाए या वॉलेटाइल हो जाए और मेरा वो मेन कॉर्पस खत्म हो जाए, तो वहाँ पे जो ये फॉर्मूला हमने बताया ना 500 से 600 रुपये पर लाख पर मंथ, नॉर्मली ये आपका मेन कॉर्पस को हिट नहीं करता, बिकॉज 10 से 12% से अगर आपका कॉर्पस ग्रो कर रहा है और 6.5 से 7% या 7.25% से आप उसमें से विड्रॉ कर रहे हैं, तो मोटा मोटी 3% का आपको कंपाउंडिंग लग रही है। तो हम लोग एक आसान भाषा में समझाते हैं कि भाई आपने नल खोल रखा है, बाल्टी भर रही है, अब 10 की स्पीड से बाल्टी भर रही है, आप उसमें से 5 की स्पीड से मग्गे से पानी निकालोगे तो बाल्टी कभी खाली नहीं होगी। बाल्टी उलट लेंगे अगर तो बात ही खत्म। आप उसमें से कहेंगे नहीं मुझे तो यार 500 रुपये लाख नहीं चाहिए, मुझे तो 1200 रुपये लाख चाहिए, तो ऑब्वियसली आमदनी अठन्नी हुई खर्चा रुपया हुआ तो कभी ना कभी आपका कॉर्पस खत्म हो ही जाएगा। तो मतलब मैं अपना पैसा आपको दे सकता हूँ। अच्छा, मुझे ऐसे 3 पॉइंट्स बताइए कि कोई भी आदमी आप एज एन किसी भी वेल्थ मैनेजर को पैसा देता है लगाने के लिए, तो 3 ऐसे पॉइंट्स उसको दिमाग में रखने चाहिए कि ये उसको सोच के चलना है और ये उसको बिल्कुल नहीं सोचना है। जैसे लोग क्या सोचते हैं दिमाग में कि मैं अगर आपको पैसा दे रहा हूँ तो वो तो डबल अभी तुरंत हो जाएगा, ये नहीं सोचना है। अगर ये सोचना है कि भैया हमें टाइम लेके चलना है, 5 साल 6 साल 7 साल 10 साल का टाइम लेके चल रहे हैं, उसके हिसाब से तो ऐसे 3 पॉइंट्स कि किसी इंसान को अपनी वेल्थ को डबल करना है तो क्या क्या पॉइंट्स दिमाग में रखें और क्या बिल्कुल ना रखें, मिसकंसेप्शन हटा दें। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले। तो अगर पैसे को डबल करना है, ये तो थॉट प्रोसेस ही गलत है पहली बात। तो पैसे को बढ़ाना है तो आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि बकेट्स बना लेनी चाहिए। ये मेरा शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है, ये मेरा मिड टर्म रिक्वायरमेंट है, ये मेरा लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है। जो भी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए आपको बच्चे की फीस जानी है 6 महीने में या घर में शादी है, तो वो पैसा आपको लिक्विड फंड्स या शॉर्ट टर्म टाइप के प्रोडक्ट्स में ही रखना है। जो आपकी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है, मतलब मे बी 1 से 3 साल 2.5 साल, वो आपको शॉर्ट टू मीडियम टर्म प्रोडक्ट्स में ही रखना है। जो आपकी थोड़ी सी मीडियम से ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, 3 से 5 साल वाले फंड्स हैं, वहाँ पे आप थोड़ा सा इक्विटी का एक्सपोजर ले सकते हैं, कुछ प्रेशियस मेटल का एक्सपोजर ले सकते हैं। और जहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट 7 से 10 साल बाद है, वहाँ पे आप प्योर इक्विटी रिस्की फंड्स में जा सकते हैं, पर्टिकुलरली स्मॉल और मिड कैप, जहाँ पे आपको मैं बात कर रहा था, जहाँ पे आपकी वेल्थ मेगा फोल्ड ग्रो करती है। और यहाँ पे कंपाउंडिंग का बहुत बड़ा रोल होता है अमृतान जी। कंपाउंडिंग अपने लेटर ईयर्स में अपना इम्पैक्ट दिखाती है। जैसा मैंने बताया ना, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 2 to the power 2 वाला सिस्टम हो गया ना। तो ये अगर इन्वेस्टर याद रख लें तो नॉर्मली गलती नहीं करेंगे। एंड आई वाज टॉकिंग टू समबडी यस्टरडे लास्ट नाइट, अ वेरी सीनियर पर्सन, तो बोले यार पोर्टफोलियो ना बड़ा धीमे ग्रो कर रहा है, अभी केवल इतना ही
ग्रो किया है मेरा पोर्टफोलियो। एंड व्हेन आई एक्सप्लेन्ड हिम इन डिटेल, तो ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स हो चुका है उनका पोर्टफोलियो पिछले 10-11 साल में। अच्छा। और उसमें से वो कॉन्स्टेंटली विड्रॉ भी कर रहे हैं। तो जब उनको ये बताया कि सर आपने विड्रॉ ना किया तो और तेज होता, लेकिन विड्रॉ भी करना है, जैसा हम कह रहे थे, बात डिस्कस कर रहे थे कि भोगना ज़रूरी है। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है टाइम एंड अगेन रिविजिट करना, क्लाइंट को रियलाइज़ कराना, बताना, क्योंकि क्या होता है नॉइज़ बहुत डिस्टर्ब करती है। आदमी डिस्टर्ब हो जाता है, यार मेरे दोस्त का इतना हो गया, मेरा इतना नहीं हुआ। सबकी सिचुएशन फ़र्क होती है, तो कभी भी इस तरह कंपैरेटिव मोड में नहीं आना चाहिए। तो जो 3 चीज़ें आपने पूछी, एक तो अपना क्लैरिटी ऑफ गोल्स और क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस, एक सेग्रीगेशन ऑफ योर रिक्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेग्रीगेशन अगर आप कर लेंगे तो आप कभी डिविएट नहीं होंगे, नॉइज़ से कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे, और नॉइज़ से डिस्टर्ब होना नहीं है। आपको अपना स्टिक करना है। और एक लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक इंसान पे ट्रस्ट कीजिए। जो भी आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी आपको जिससे भी एडवाइस लेते हैं, उसको ट्रस्ट कीजिए। आप मल्टीपल जगह से इंफॉर्मेशन लेके डिस्टर्ब मत होइए। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक अवे। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि नेक्स्ट 10 years में व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग विच विल हैपन इन इंडिया जिससे हम पैसा बना सकते हैं? तो इंडिया का स्वर्णकाल चल रहा है। मतलब हम लोग 2047 में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि वी विल बी विटनेसिंग द बेस्ट ऑफ आवर टाइम्स। सो जस्ट स्टे इन्वेस्टेड इन द इकोनॉमी। क्रिकेट में गेम में रहने में ही आप गेम के पार्ट बन पाएंगे, बाहर बैठ के नहीं बन पाएंगे। तो आपको सेक्टर्स लाइक एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स, टेक्नोलॉजी, फार्मा, ये जो पूरा मिश्रण है हमारी कंट्री में, बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे स्टॉक्स, बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड्स आर अवेलेबल विच आर ऑफरिंग यू ऑप्शंस टू पार्टिसिपेट इन दिस एंटायर ग्रोथ स्टोरी। तो एक अच्छा डाइवर्सिफाइड फंड में आपको पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए, एलोकेटेड रहना चाहिए, अलग अलग थोड़ा थोड़ा। हाँ, एसेट एलोकेशन इज द बेसिक, लाइक दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टिंग। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना। सही बात है भाई, अगर मान लीजिए हमने सारे पैसे एक जगह डाल दिए और वो डूब गया, तो ये तो दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको अपना एलोकेट तो रखना ही पड़ेगा। ओके, ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं और ये तो नेवर एंडिंग टॉपिक है जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग एक रैपिड फायर राउंड करते हैं अपने सारे गेस्ट के साथ। उसमें ना पूरा का पूरा पॉडकास्ट हमारा समराइज हो जाता है। तो आप उनको एक लाइन में भी जवाब दे सकते हैं। अगर आपको कोई लगता है कोई टॉपिक बहुत अच्छा चल रहा था, आप उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो SIP क्या है? बूंद बूंद करके सागर बनाने का तरीका। ओके। SIP वर्सेस लमसम, क्या बेटर है? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ओके। 10,000 मंथली SIP 20 साल में कितना बना सकते हैं? 10,000 मंथली SIP तो एक साल में 12 लाख 24 लाख। आई थिंक मोटा माटी 2.5 crores, maybe more. Okay. I don't have the calculator in front of me right now, but हाँ, 3 करोड़ के आसपास। ओके। FD बेटर है या SIP? SIP एनी डे। लेकिन मुझे लगता है शॉर्ट टर्म, अगेन गोल पे डिपेंड करेगा। हाँ, जैसे अभी आपने एक चीज़ बताई कि कोविड के टाइम्स में इतना मार्केट ऊपर नीचे हुआ, बट FD ऐसे रहेंगे ना जो आदमी की हेल्प करेंगे उस टाइम भी। तो मैंने आपको अभी जवाब दिया ना कि आपको अपने क्लियर कट डिमार्केशन अगर आपने रख रखा होता, मान लेते कोविड का एग्जांपल ले लीजिए। अगर मान लीजिए आप एज ए इन्वेस्टर आपने क्लियर कट रखा होता, ये मेरा शॉर्ट टर्म मनी है जो लिक्विड फंड्स में है, विच इज़ मार्केट एग्नोस्टिक। लिक्विड फंड्स को मार्केट से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट ऊपर जाए, मार्केट नीचे जाए, वो आपका एक कांस्टेंट स्पीड से बढ़ता है। सेविंग खाते की तरह होता है। या आपने लिक्विड मनी रखा, सेविंग में रखा हुआ है, ऐसे मान लीजिए शॉर्ट टर्म मनी है, आपने सेविंग खाते में रखा हुआ है, उससे उसे इमरजेंसी फंड कह लीजिए। तो मार्केट कहीं जाए उससे फ़र्क क्या पड़ना है। और आपने 7 से 10 साल वाला पैसा इक्विटी में डाल रखा था, तो इम्पैक्ट वो वाला पैसा हुआ ना जो 7 से 10 साल बाद ज़रूरत पड़नी थी। मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूँ। आई हैव 2 daughters। मेरी बड़ी डॉटर 2010 में शी वॉज बॉर्न, और उसके पैदा होने के 7वें दिन हमने उसकी SIP स्टार्ट कर दी थी। और छोटी वाली 2012 में, उसके भी सेम, सब कुछ सेम है, एवरीथिंग, डेट ऑफ डेबिट, स्कीम्स, अमाउंट, एवरीथिंग।
2020 आफ्टर 10 years फॉर एल्डर वन एंड 8 आफ्टर 8 years फॉर द यंगर वन, मेरी सारी एसआईपीज नेगेटिव हो गई थी। अच्छा। 10 साल बाद पैसा डालने की, और ये एक्चुअल है, मतलब मैं स्टेटमेंट्स दिखा सकता हूँ। एंड आज की डेट में मेरी, मैं मतलब बोस्ट नहीं कर रहा और कह नहीं रहा कि उन्हीं स्कीम्स में करनी चाहिए, बट 16% CAGR से वो रिटर्न दिखा रही हैं। दी अमाउंट जितना मैंने डाला है उससे 1.5 गुना ज़्यादा मेरा आज की डेट में वो शो कर रहा है। ओके। सो कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि हमें बच्चों की सेविंग्स की जो रिक्वायरमेंट थी वो उनकी 18th बर्थडे पे उनके हायर एजुकेशन के लिए थी, तो मुझे पहले डिस्टर्ब ही नहीं होना था। ओके। एंड अगर मैंने वो SIP उस समय रोक दी होती ड्यूरिंग कोविड, तो जो नीचे की मुझे एवरेजिंग मिलनी थी, बिकॉज SIP का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है दैट इज रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। आपको नीचे के भाव पे पकड़ना है, आपको नीचे के भाव पे यूनिट्स को पकड़ना है, खरीदना है। तो जैसे ही आप नीचे के भाव पे खरीदेंगे और एक यू टर्न लेगा मार्केट, आप इमीडिएटली प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो SIP का कॉन्सेप्ट ही है कि शुरुआत में जितना नुकसान हो उतना फ़ायदा है। ओके। ये एक बेसलाइन है SIP की। शुरुआत के अगर 2-3 साल आपको SIP में फ़ायदा हो रहा है तो यू शुड बी वरिड कि भाई मैं हर बार महंगा खरीद रहा हूँ। अच्छा। पिछली बार भाई आपने आज 10 रुपये का माल खरीदा, अगले महीने वही चीज़ आपने 11 रुपये की ली, तो आपको पिछले 10 रुपये वाले पे तो आज 1 रुपये का फ़ायदा दिखा, लेकिन आपने अगले महीने महंगा लिया, फिर आपने 12 रुपये की ली, तो फिर आपको और महंगा लिया, तो आपके यूनिट्स घटते चले जा रहे हैं। वहीं पे अगर आपने गिरते हुए बाजार में लिया तो आपके यूनिट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। एंड म्यूचुअल फंड और एनीथिंग, मतलब आप लैंड में भी देख लीजिए या स्टॉक्स में ले लीजिए, द एंटायर स्टोरी इज अबाउट यूनिट्स। मेरे पास कितने यूनिट्स हैं? अगर मेरे पास आज 1 लाख यूनिट हैं और 1 रुपये का मूवमेंट होता है तो 1 लाख रुपये का मूवमेंट होगा। एक्सक्यूज मी। सो हम लोग को SIP में ये बेसिक एक गलती सारे इन्वेस्टर्स करते हैं कि वो अपने यूनिट कॉस्ट को एवरेज डाउनसाइड पे करने के बजाय अपसाइड पे, जब कहते हैं जब मार्केट चल जाएगा तब करेंगे। ओके। तो हमेशा हम लोग को ना SIP ऐसी जगह, यहीं पे कंसल्टेंट या एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का रोल आता है कि हम आपको बता पाएँ, आपको हैंड होल्ड कर पाएँ कि सर इस समय इस सेगमेंट में आपको SIP करेंगे तो ज़्यादा अच्छी एवरेजिंग मिल जाएगी। ज़्यादा अच्छी एवरेजिंग का मतलब है डाउन साइड पकड़ पाएंगे। अब ऐसा भी ज़रूरी है कि भाई देखना कि डाउन साइड होते होते गड्ढे में ना चला जाए, बिल्कुल बेकार ही ना हो जाए। तो दैट इज़ वेयर अ गुड एडवाइज़र और अ गुड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कम्स इनटू पिक्चर एंड हैंड होल्ड यू कि ये राइट जगह है जहाँ पे आपको रखना चाहिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने की सबसे सही एज क्या होती है? द डे यू गेट योर फर्स्ट सैलरी। ओके। अच्छा, 4 हैं। 1 लाख है तो कहाँ इन्वेस्ट करूँ? 10 लाख है तो कहाँ इन्वेस्ट करूँ? 50 लाख है तो कहाँ इन्वेस्ट करूँ? और 1 करोड़ है तो कहाँ इन्वेस्ट करूँ? 1, 10, 50, 1। डिपेंड करता है किस एज ब्रैकेट में आप हैं। और मैं एक नॉर्मल एज लेता हूँ, 35। और रिक्वायरमेंट तो एसेट एलोकेशन ही करना पड़ेगा। एसेट एलोकेशन करना चाहिए कि आपको the golden rule says that if you are 35 and you don't need the money for the next 15 years, so maximum money should go into small and mid side. 10 से 15% आपका होना चाहिए इन दी प्रेशियस मेटल, 10 से 15% आपका होना चाहिए इंटरनेशनल स्टॉक्स में, बाकी 70% पैसा आपका इक्विटीज में होना चाहिए, जिसमें से लार्जर चंक टुवर्ड्स स्मॉल एंड मिड में होना चाहिए। सेफेस्ट ऑप्शन क्या है इन्वेस्टमेंट का? लैंड, गोल्ड या म्यूचुअल फंड्स? देखिए, सेफ्टी की डेफिनेशन सबकी फ़र्क होती है। सेफ्टी मतलब पैसा कहीं भाग ना जाए, खो ना जाए। तो सेफेस्ट तो म्यूचुअल फंड है, बिकॉज म्यूचुअल फंड इज़ अ रेगुलेटेड प्रोडक्ट, सेबी रेगुलेट करता है। और म्यूचुअल फंड में पैसा आपका कहीं खोएगा नहीं, गिर सकता है टेम्परेली। तो अगर आप कहते हैं सेफ्टी ऐसी कि पैसा गिर ना जाए, तो डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। लैंड में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको लैंड सही मिल जाए, कैसे मिले। गोल्ड आप थ्रू ऑर्गेनाइज रूट ले रहे हैं अगर, तो देन गोल्ड इज ऑल राइट। बट सेफ्टी की जैसे मैंने बताया डेफिनेशन फ़र्क है, तो म्यूचुअल फंड इज वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि अगर मैंने जैसे अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर कहने में पैसा लगाया और वो या तो कंपनी बंद हो गई या वो भाग गए, तो मैं अपने पैसे को रिकवर कैसे कर सकता हूँ? तो अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट किया है किसी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा आप देते ही नहीं है, आप पैसा देते हैं एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, और उसका जो कस्टोडियन होता है, जो पैसे को मैनेज करता है,
वो डिफरेंट होता है, और रजिस्ट्रार जो होते हैं वो यूनिट्स अलॉट करते हैं और आपके पास यूनिट्स आती हैं। तो अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर किसी वजह से एग्जिस्टेंस में नहीं है या उनको कुछ हो जाता है तो आपका पैसा 100% सेफ है। आप किसी भी रजिस्ट्रार, जिसकी जो भी रजिस्ट्रार जैसे कैम्स है, के फिनटेक है, इनके पास एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, इनके थ्रू आप आराम से अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। फर्दर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आपकी हेल्प करती हैं, जिनके माध्यम से पैसा इन्वेस्टेड होता है। तो फाइनेंशियल एडवाइजर को तो एक ब्रोकरेज मिलती है, या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को तो एक ब्रोकरेज मिलती है जो वो एंजॉय करता है, जिससे उसका रोजी रोटी चलती है। ओके। टैक्स बचाने के लिए कौन से सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है? आज की डेट में तो टैक्स बचाने के लिए वो बहुत अच्छे ऑप्शंस, टैक्स बचाने के लिए पर से नहीं है, लेकिन हाँ टैक्स एफिशिएंट ऑप्शंस हैं। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आर रियली टैक्स एफिशिएंट। म्यूचुअल फंड के जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें आपको बेटर टैक्स एडजस्टेड रिटर्न मिलता है बनस्पत और इंस्ट्रूमेंट्स के। ओके। एक छोटा सा और है कि ये मिथ वर्सेस फैक्ट अपना लास्ट सेगमेंट है। इसमें म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना मतलब स्टॉक मार्केट में गैम्बलिंग करना होता है। मिथ। एफडी में पैसा है तो वो कम्प्लीटली रिस्क फ्री है। मिथ है अगर आप, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर इफ इट इज विद अ नेशनलाइज्ड बैंक टू एन एक्सटेंट विद ऑफ द ट्यून ऑफ एसबीआई एटसेट्रा तो फैक्ट है, अदरवाइज तो मिथ ही है। ओके। रियल एस्टेट हमेशा म्यूचुअल फंड से बेटर रिटर्न देता है। मिथ। एसआईपी में लॉस नहीं होता है कभी? हाँ, अगर 5 साल से ऊपर चला जाए तो यस। तो लॉस नहीं होगा इसमें? गारंटी रिटर्न नहीं है। हाँ, लेकिन लॉस नहीं है। नहीं होगा। ओके। जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा गारंटीड रिटर्न। मिथ। 5,000 की एसआईपी से कोई अमीर नहीं बन सकता। मिथ। मार्केट क्रैश इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बुरा टाइम होता है। मिथ। फाइनेंशियल एडवाइजर सिर्फ रिच लोगों के लिए काम करते हैं। मिथ। अच्छा, आपके पास अगर कोई बहुत कम अमाउंट, कितने अमाउंट के लिए आ सकता है आपसे मिलने? सो क्या आप वैसे ही एंटरटेन करोगे जैसे आप किसी बड़े को करते हो? हाँ, हम लोगों ने अपने यहाँ शुरू से लाइक 2004 में जब उन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी तो अपने यहाँ हम लोगों ने शुरू में लाइक डे 1 से ये एक बना लिया था कि हम लोग कोई सेगमेंटाइज नहीं करेंगे। वी विल नॉट क्रिएट एनी प्रायोरिटी सर्विस लाइक प्रायोरिटी बैंकिंग और प्रीवी एटसेट्रा बैंकिंग काइंड ऑफ सर्विस या एडवाइजरी या हैंड होल्डिंग सर्विस। तो भाई किसी के लिए 5,000 इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए 50,000 इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए 50 लाख भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो ऑनेस्टी है या जो प्रोसेस है वो सबके लिए कॉमन है। अब ऑब्वियसली अगर कोई 500 रुपये से सेव कर रहा है तो उसके लिए उसको वही अपेक्षा है। तो धीमे धीमे आई वुड बी हैप्पी टू से दिस स्टेटमेंट कि हम लोगों ने कई सारे करोड़पति बनाए हैं। हम लोगों ने बहुत जगह जाके लोगों को एजुकेट करके छोटी छोटी सेविंग्स की आदत डलवा के लखपति तो डेफिनेटली बहुत सारे बनाए, मतलब आई डोंट हैव काउंट, और कुछ करोड़पति भी बनाए हैं जहाँ पे हम लोगों ने उनको इनकरेज किया। और द जर्नी हैज़ नॉट बीन ईजी एंड सिंपल बिकॉज वॉलेटिलिटी रहती है और लोगों को कई जगह डेविएशन होता है, कई जगह डिस्टर्बेंस भी होता है। लोग कंपटीशन एट्सेट्रा लोग डिस्टर्ब करते हैं। तो बिकॉज ये ना एक हमारा लैंडस्केपर की तरह का काम है सर। आप समझिए बात को, आप आज अगर पौधा लगाएंगे और बार बार जड़ निकाल के देखेंगे तो आपका पौधा कभी बड़ा नहीं होगा। और आज अगर पौधा लगाएंगे तो उसको थोड़ा समय देना पड़ेगा ताकि वो अच्छा बाग बन सके। तो सिमिलरली आपको मेरा काम, आप अगर मुझसे आज जुड़ेंगे और हर 3 महीने 4 महीने में मुझे इवैल्यूएट करेंगे तो आप वेल्थ क्रिएशन जर्नी में नहीं पूरा कर पाएंगे। मतलब इन शॉर्ट 5,000 जिसको लगाना है पर मंथ वो भी आपसे उतना ही अच्छे से मिल सकता है जितना बिल्कुल बड़े अमाउंट वाला आदमी मिल सकता है। ओके। हाई रिटर्न का मतलब हमेशा हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट होता है। मिथ। गोल्ड इन्फ्लेशन से हमेशा प्रोटेक्ट करता है। मिथ। लोन लेकर इन्वेस्टमेंट करना वेल्थ क्रिएशन का स्मार्ट शॉर्टकट है। मिथ। 1 करोड़ होने के बाद पैसा बनाना इजी हो जाता है। फैक्ट। अच्छा। अमीर बनने के लिए पहले बहुत पैसे होना बहुत ज़रूरी है। मिथ। ओके, तो ये सम अप हो गया इसमें। पहला 1 करोड़ बनाना थोड़ा मुश्किल है। हाँ। और वंस अ पर्सन इज एबल टू बिल्ड दैट काइंड ऑफ वेल्थ, एक बार आपने वो पड़ाव पूरा कर लिया। जैसे हम लोग बार बार बात कर रहे थे कि आपके बच्चे के लिए एसआईपी करें या कोई जना 5,000 या 10,000 के एसआईपी से कैसे करोड़पति बनेगा। तो 10,000 के एसआईपी मान लीजिए कोई 10 साल के लिए करता है तो 12 लाख रुपए डालेगा तो 12 लाख से 1 करोड़ 10 साल में शायद ना बन पाए। लेकिन या 5 साल में अगर उसने 6 लाख डाले तो 6 लाख से 1 करोड़ तो नहीं बन पाएगा। कोई जादुई चीज़ हो जाए तो ही होगा। बट देन
जो फर्स्ट वेल्थ क्रिएशन का जो स्टेप वो पूरा कर लेगा, उसको अगर ओवर पावर कर लिया, 10 ईयर्स की जर्नी पूरी कर ली। सिमिलरली अगर 1 करोड़ किसी ने बना लिए हैं तो उसको वो रास्ता समझ में आ गया, देन द मल्टीप्लिकेशन हैपन्स फास्टर, बिकॉज द जर्नी का रूट पता है आपको, और फिर आप डेविएट नहीं होते। तो इसलिए पहला 1 करोड़ बनाने के बाद, पाने के बाद नहीं, पहला 1 करोड़ बनाने के बाद आगे की जर्नी आसान होती है। नहीं, थैंक यू सो मच मोहित जी, मैं आपने इतना टाइम दिया और मुझे लगता है कई सारी चीज़ें मेरे दिमाग में भी क्लियर हो गई हैं। सबसे पहला काम जो आज से जाने के बाद मैं करने वाला हूँ कि मैं अपने बेटे के लिए कुछ शुरू करूँगा जी। और आपसे डेफिनेटली मिलूँगा। तो और आप बताइएगा इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो 2025 का जब हो उसके पास सारी सिक्योरिटी रहे, कोई फाइनेंशियल एंजाइटी उसके दिमाग में ना हो। और क्योंकि हम अभी ग्रोइंग स्टेज में है तो हम कर सकते हैं, आगे चल के पता नहीं कौन किस स्थिति में हो, कैसे क्या करे। बाकी थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर आपको हमारे वीडियोस थोड़े से भी अच्छे लगते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस पूरे वीडियो को और हमारे चैनल को ऐसे लोगों को शेयर करिए जिनको इनकी ज़रूरत है। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आगे चल के ऐसे और अच्छे वीडियोस बनाऊंगा, ऐसे और नॉलेजेबल लोगों को लेके आऊँगा जो कि आपकी हेल्थ और वेलनेस पे काम कर रहे हैं। थैंक यू।